आज का हमारा टॉपिक है कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। ठीक है, कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। सो कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंसी का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। कॉन्करेंसी का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। तो जैसे मान लो, अगर मैं दो लाइन के बारे में बात करूं, इफ आई हैव टू लाइंस, से लाइन 1 एंड लाइन 2, तो दो सिनारियो हो सकते हैं कि या तो दोनों पैरेलल हो जाए या दोनों इंटरसेक्ट करें। ठीक है, या तो दोनों पैरेलल हो जाए या दोनों इंटरसेक्ट करें। यही दो सिनारियो हो सकते हैं। ओके, सो दो लाइंस या तो पैरेलल हो सकती है या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अच्छा, अगर मैं तीन लाइंस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट थ्री लाइंस, L1, L2, L3, ठीक है, तो इसमें अब देखो क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि तीनों आपस में पैरेलल हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि दो पैरेलल हो जाए और एक ट्रांसवर्सल टाइप की। तीसरा हो सकता है कि कोई भी आपस में पैरेलल ना हो, ऐसे टाइप का। अच्छा, फोर्थ सिनारियो ऐसा हो सकता है कि तीनों सेम पॉइंट से पास करें। तीनों क्या करें? सेम पॉइंट से पास करें। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, तो जैसे पहले पहले केस, दूसरे केस और तीसरे केस में क्या कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहां से तीनों लाइन पास कर रही हो? नो सर। नहीं। तो मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस में ऑल द थ्री लाइंस आर नॉन कॉन्करेंट। ये लोग कॉन्करेंट नहीं होगी। और फोर्थ केस में एक ऐसा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, जहाँ पे तीनों लाइन सेम पॉइंट पे पास कर रही है। तो फोर्थ केस में क्या होगा? आई विल से कि L1, L2, L3 आर कॉन्करेंट लाइंस। L1, L2, L3 क्या होती है? कॉन्करेंट लाइंस होती है। इतनी बात समझ में आ गई? सो कॉन्करेंट का मतलब समझ में आया? बोलो हाँ बच्चों, सर। कॉन्करेंट का मतलब क्लियर है? अब देखो, कंडीशन फॉर थ्री लाइंस टू बी कॉन्करेंट। तो जैसे मान लो कि एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है
इसका मतलब जैसे मान लो जो लाइन 1 और लाइन 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? लाइन 3 को भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग, पॉइंट पी है। लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पी है, और पॉइंट पी लाइन 3 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आ रही बात? सो यहां से जो है वो वाली कंडीशन डिटरमाइन होती है। सो अब जैसे मान लो लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। तो याद है क्या कहते हैं, तुम लोग ने उसमें 9th या 10th में पढ़ा होगा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यस सर। उसमें क्या लिखते थे, जैसे यहाँ पे x लिख लेते थे, फिर यहाँ पे -y लिख लेते थे, फिर यहाँ पे 1 लिख लेते थे, फिर x के नीचे अब x के कोफिशिएंट्स छोड़ दिए, b1c2 माइनस b2c1। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। y के नीचे y के कोफिशिएंट्स छोड़ दिए, a1b2 माइनस a2b1, और 1 के नीचे कांस्टेंट टर्म छोड़ दिए, तो a1b2 माइनस a2b1। कुछ ऐसा आ रहा है। तो इससे जब इसको इसके बराबर इक्वेट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? b1c2 माइनस b2c1 होल अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस टाइम्स a1b2 माइनस a2b1। सर शायद A1C2 होगा और गलत लिख A2C। दिया। हाँ हाँ, गलत लिख दिया। a1c2 माइनस a2c1, सही है। a1c2 माइनस a2c1 होल अपॉन a1b2 माइनस a2b1। फाइन, इतनी बात क्लियर है। अब ये वाला पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो a3 टाइम्स, अगर कॉन्करेंट है लाइन, तो b1c2 माइनस b2c1 होल अपॉन a1b2 माइनस a2b1, फिर माइनस b3 टाइम्स a1e2 माइनस a2 सॉरी a1c2 माइनस a2c1 होल अपॉन a1b2 माइनस a2b1 प्लस c3। दिस शुड बी 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये क्या बन गया? a3 टाइम्स b1c2 माइनस b2c1 माइनस b3 टाइम्स a1c2 माइनस a2c1 प्लस c3 टाइम्स a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशन। इसी चीज को भी से कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी। अच्छा, ऐसे याद करना तो बहुत टफ काम है। तो एक चीज होती है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है? डिटर्मिनेंट सबसे पहली बात की एक वैल्यू देता है। तो जैसे इस केस इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट अगर लिखना है तो सारे कोफिशिएंट्स, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे लिख लिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3।
इसको डिटर्मिनेंट लिख दिया। डिटर्मिनेंट को जनरली डेल्टा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डेल्टा से। अब देखो डिटर्मिनेंट को जैसे मान लो मेरे को डिटर्मिनेंट क्या देगा, एक वैल्यू देगा या एक आउटपुट देगा। तो उस आउटपुट को फाइंड करना है, अगर मेरे को उस आउटपुट को अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो इसको मैं रो 1 कहता, ऐसे वाले को क्या कहता? रो 1। ऐसे वाले को क्या कहता? रो 2। ऐसे वाले को क्या कहता? रो 3। सिमिलरली ऐसे वाले को अपने क्या कहते? कॉलम 1। ऐसे वाले को क्या कहते? कॉलम 2। ऐसे वाले को क्या कहते? कॉलम 3। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान लो कि मैंने डिसाइड किया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो अब राइट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑल्टरनेट साइंस डाल दे जाओ, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आता? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जैसे मान लो आई वांट टू एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1। मैं रो 1 के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तुम किस रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो? जिस रो के अलोंग चाहो उस रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, कोई नहीं रोका अपने को। देखो जैसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया ना, तो पहले A1 लिखा, प्लस A1 लिखा। क्यों? क्योंकि उसके सामने प्लस साइन लगा है। उसके बाद जो A1 के रो में है एलिमेंट्स और जो A1 के कॉलम में एलिमेंट्स, उसको छोड़ दिया, तो बाकी ये सारे एलिमेंट्स बचे। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखा? B2C3 माइनस B3C2, इसकी वैल्यू। ठीक है। फिर अब सेकंड, तो क्योंकि B1 के ऊपर माइनस लिखा है इसलिए माइनस B1 लिखा। तो B1 के करस्पॉन्डिंग जो रो थी उसके एलिमेंट्स को हटाया और B1 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम था उसके एलिमेंट्स को हटाया। तो कौन बचा? ये 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 A2C3 माइनस A3C2। वैसे ही अब C1 के लिए लिखा, तो C1 के लिए जो C1 के करस्पॉन्डिंग रो थी इसको हटाया और C1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम था उसको हटाया। तो कौन बचा? A2 B2 A3 B3। तो उसको कैसे लिखा? A2 B3 माइनस A3 B2। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो स्टूडेंट्स, इतना हाँ क्लियर है सर। कि कैसे अपने को डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी रहती है? सर एक बार आप फिर से ब्रीफ कर देंगे क्या? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि 3 लाइंस कॉन्करेंट कब होगी उसका कंडीशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी प्रूफ वाला पार्ट कर रहे हैं। प्रूफ इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, लेकिन प्रूफ भी करना पड़ता ही है ऑलमोस्ट सारी चीज का। सो अब तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं थर्ड रो के अलोंग निकालता, थर्ड रो के अलोंग निकालता, तो पहले इसके नीचे प्लस, इसके नीचे माइनस, इसके नीचे प्लस लिखता थर्ड रो के अलोंग। तो मैं कैसे लिखता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू? A3 टाइम्स, अब A3 का रो गया और A3 का कॉलम गया, तो क्या बचा? B1C2 माइनस B2C1। फिर माइनस B3 टाइम्स, B3 का रो गया और B3 का कॉलम गया, तो A1 क्या बचा? A1C2 माइनस A2C1। तो उसके बाद C3 गया, क्या गया? C3। हाँ सर तो समझ गया।
C3 times A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारी। अच्छा, अगर तुम ध्यान दो तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन लिखी हुई है, ये जो है डेल्टा ही एक्सपेंड किया गया है एक तरीके से अलोंग रो 3। ठीक है, ये जो कंडीशन लिखी गई है वो क्या है, वो डिटर्मिनेंट को ही एक्सपेंड किया गया है अलोंग रो 3। सो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a3x plus b3y plus c3 is equal to 0. Condition for them to be concurrent will be, क्या होगी कंडीशन बताओ? डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। 0 होगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। सो अब समझ में आया क्यों डिटर्मिनेंट 0 होता है। किसी ने मेरे से स्टार्टिंग में पूछा था, जब हम लोग चैप्टर कुछ स्टार्ट कर रहे थे, तो किसी ने मेरे से पूछा था कि सर ये कॉन्करेंट के लिए डिटर्मिनेंट क्यों 0 होता है। सो इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। चलो बच्चों, सब लोग कमेंट करो ये क्लियर है। किसी कंडीशन को हम लोग, यस सर। हाँ हाँ, डिटर्मिनेंट एक अलग से चैप्टर है रजत। हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स अभी स्टार्ट नहीं किया। डिटर्मिनेंट एक अलग से चैप्टर है जो हम लोग 12th में पढ़ते हैं अलजेब्रा में। वो पूरा के पूरा एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो वहां पे हम लोग जो है और डिटेल में डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे तो बस थोड़ा डिटर्मिनेंट का यूज पढ़ लिया कि कॉन्करेंसी में डिटर्मिनेंट का क्या यूज आ रहा होगा हमारा। तो आगे बढ़ा जाए हम लोग, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अब। तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 3x minus 4y minus 13 is equal to 0, 8x minus 11y minus 33 is equal to 0, and 2x minus 3y plus lambda is equal to 0 are हम लोग concurrent. डायरेक्टली वो नहीं कर सकते कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दे वैल्यू प्लग इन। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि जैसे दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के तीसरे में पुट कर दिया तो उससे लैम्डा की वैल्यू आ गई। कभी कभी क्या होता है ना कि तीनों लाइंस जो है ना उसके कोफिशिएंट्स लैम्डा के टर्म्स में दिए होते हैं, तो फिर वहां पे तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा वो लैम्डा के टर्म्स में आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना फिर थोड़ा टफ टास्क हो जाता है उस केस में।
+2 है, वो +2 है, लास्ट वाली लाइन में +2 है। करो, छोटा सा कैलकुलेशन ही है। एक स्टूडेंट का सत्यम का -7/9 आया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी आर सपोज टू डू, बस ये जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 करना पड़ेगा। -7 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। द वैल्यू फॉर दिस डिटर्मिनेंट शुड बी व्हाट, 0। अच्छा, अब वैसे तुम चाहो तो डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन जैसे मान लो मेरे को लैम्डा फाइंड करना है, तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, रो 3 के अलोंग ही एक्सपेंड करते हैं। तो उससे लैम्डा कितनी जगह आएगा, एक ही जगह आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख लिया। तो 2 टाइम्स -4 इंटू -3 मतलब 4 इंटू 33 -11 इंटू 30, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स -99 माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 8 प्लस लैम्डा टाइम्स -33 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 4 इंटू 33 कितना होता है, 132 एंड 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 143। ये कितना बन गया, -11, सॉरी, मतलब ये -22 बन गया। प्लस 13 इंटू 8 कितना हो जाता है, 104 -99 5 15 प्लस लैम्डा इंटू -1 इज इक्वल टू 0। इससे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। The value of lambda will be -7, not +7, -7। ठीक है, फिर ऊपर से भी कर सकते हैं ना, ऊपर से भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं। मैंने थर्ड रो क्यों चूज की, इसका रीजन भी बताया। उसका रीजन क्या था कि मेरे को थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करने पे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा का टर्म एक बार ही आता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइंस a1x plus b1y plus 1 is equal to 0, a2x plus b2y plus 1 is equal to 0, a3x plus b3y plus 1 is equal to 0,
आर कॉन्करेंट, आर क्या है, कॉन्करेंट है, देन प्रूव दैट A1B1, A2B2, A3B3 are collinear points. Then prove that A1B1, A2B2, A3B3 are collinear points. Okay, very good. अच्छा देखो, और किसका किसका हो गया? देखो ये कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन क्या आती? A1 B1 1, A2 B2 1, A3 B3 1 इज इक्वल टू 0। ये आता हमारा, बोलो बच्चों। यस सर। ओके, अब देखो A1 B1, A2 B2, A3 B3। अच्छा ये बताओ कि और डिटर्मिनेंट की चीज कहाँ पे पढ़ी हमने? इससे पहले भी एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल में पढ़ी है कि जैसे मान लो कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स से x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 ऐसे, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाफ टाइम्स उस समय मैंने बताया था ये होता है ठीक है। सर हाफ x1 y1 सर वापस आता है x1 y1? नहीं, वो शूलेज मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि 1 नहीं लिखा रहता। डिटर्मिनेंट फॉर्म में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है। तो इस चीज को देख के क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय A1 B1, A2 B2, A2 B2
and A3B3, this should be equal to 0. ऐसा कहा जा सकता है क्या? हाँ इसको और सर, इसको अगर कोरिलेट करो, इस चीज को कोरिलेट करो. अच्छा, अगर 3 पॉइंट्स के द्वारा एरिया बन रहा है जो वो 0 है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो तीनों एक पॉइंट सिंगल लाइन है। linear एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं, या A2B2, A3B3 आर कोलिनियर. ठीक है, आर कोलिनियर. क्या हुआ तब, क्या पूछ रहे हो? ये शूलेज मेथड नहीं है. शूलेज मेथड तो क्या होता है, ऐसे लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर अगेन x1 y1, ऐसे लिखते हैं. ये शूलेज मेथड होता है. फिर ऐसे 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 वाला. ये जो मेथड होता है वो एरिया लिखने का मेथड होता है इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके, सो सबको समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंसी. कॉन्करेंसी के ऊपर ये सब क्वेश्चंस वगैरह क्लियर है? अब देखो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाऊं. देखो, लास्ट क्वेश्चन ये है. नहीं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस नहीं पढ़ाया, वो एकदम एंड में पढ़ाऊंगा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस. एरिया में C3 के लिए नहीं, ये जो चीज होती है कि अगर 3 पॉइंट्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, तो उसमें एरिया में डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है. समझे? जैसे इसको तुम, इस एरिया को किसी भी रो, इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करो तो जो एरिया का बड़ा वाला एक्सप्रेशन आता है ना, वो आ जाता है. तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने का. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम शूलेज मेथड. शूलेज मेथड कौन सा है? ये वाला शूलेज मेथड है. ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन. क्या है? ऑप्टिमाइजेशन. तो ऑप्टिमाइजेशन में पहला हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमाइजेशन. तो इसमें है क्या, पहले समझते हैं इस टॉपिक में क्या होता है. ऑप्टिमाइजेशन वाले टॉपिक में इससे पहले तक सब कुछ क्लियर है ना बच्चों? हाँ एक बार सर। जल्दी, इससे पहले तक चीजें क्लियर है सब बच्चों को? अब देखो, जैसे मान लो कि से सॉरी, पहली चीज है मिनिमाइजेशन पढ़ते हैं.
मैक्सिमाइजेशन फिर सेकंड अप्रोच। पहली चीज है मिनिमाइजेशन। तो जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी लाइन के सेम साइड पे है, ठीक है, और लाइन पे हम लोग को एक पॉइंट पी ऐसा लेना है ताकि पी ए प्लस पी बी मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए? पी ए प्लस पी बी की वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो वो वाला पॉइंट पी कैसा होगा, दैट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। परपेंडिकुलर होगा दोनों से, हम्म, तो दोनों से परपेंडिकुलर होगा। दोनों से परपेंडिकुलर होगा? नहीं, ऐसा नहीं फिर कह मतलब सकते। ए पी बी के बीच में 90 डिग्री होगा। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगल ए पी बी 90 डिग्री हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे तुम लोग ने रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, अभी रे ऑप्टिक्स पढ़े हो ना? हाँ तो उसमें एक रूल होता है कि लाइट जो है क्या कोशिश करती है, अपने शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग ट्रेवल करने के लिए। और शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग ट्रेवल करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है कि जैसे मान लो वो लाइन यहाँ पे आई और से ये मिरर होता अपना, मान लो, तो लाइन उस पॉइंट को स्ट्राइक, लाइन को बी पे पहुंचना है तो लाइन उस पॉइंट को स्ट्राइक करती ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ऐसा पी एक पॉइंट होता है कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि जहां पे कोई रे इमर्ज करके लाइन को स्ट्राइक की या मिरर को स्ट्राइक की। सर, एक लोकस बनता है सर, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, वो स्ट्रेट लाइन और एल को पॉइंट पे। नहीं नहीं, देखो उसको ए से स्टार्ट भी करना है और बी पे एंड भी करना है। तो एक ही केस ऐसा होता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। बाकी सारे केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग हो रहे होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सो पी वाला कैसा पॉइंट होगा? पी वाला एक ऐसा पॉइंट होगा, इट विल बी अ यूनिक पॉइंट such that after striking at P, ray gets reflected and passes through B and passes through B। और यहाँ पे कौन सा कंडीशन लग रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, हम लोग को क्या क्या नोन रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अपने को पता होना चाहिए क्या क्या नोन रहेगा। तो अपने को नोन रहेगा ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और पी, सॉरी पी तो फाइंड करना है। ए का नोन रहेगा, पी का, बी का नोन रहेगा और लाइन एल का इक्वेशन नोन रहेगा, ठीक है। तो क्या ऐसी वाली चीज मैंने रिफ्लेक्शन में कराई है क्या कि पी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है हम लोग को?
बोलो बच्चों, ऐसी वाली चीज क्या रिफ्लेक्शन में कराई गई है? रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग पॉइंट बी का इमेज ले लेते हैं अबाउट लाइन से, वो बी डैश आ जाता है। फिर उसके बाद ए और बी डैश को ज्वाइन करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते थे? ए और बी डैश को ज्वाइन करते थे, और ए और बी डैश को ज्वाइन करने के बाद उससे ए बी डैश की इक्वेशन आ जाती थी। तो स्टेप्स क्या हो गए? जैसे पहला स्टेप क्या हो गया कि फाइंड इमेज ऑफ बी अबाउट एल, और उस इमेज को क्या कह दिया? बी डैश। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो गया? फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी डैश। ठीक है। अब पी वाला पॉइंट कैसे ऑब्टेन होगा? बताओ, पी वाला पॉइंट कैसे ऑब्टेन होगा? सर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा एल और ए बी डैश। सॉल्विंग ए बी डैश एंड एल। ए बी डैश और एल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट पी पॉइंट, पी वाला पॉइंट। ठीक है। तो दो चीजें पूछी जा सकती है। पहली चीज तो क्या पूछी जा सकती है? पी वाला पॉइंट फाइंड करने को पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि फाइंड पी ए प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू। ठीक है। देन फाइंड पी ए प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। हाँ सर। ओके। अच्छा, एक तो तरीका था कि भाई पॉइंट पी को फाइंड कर लूं मैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला से कर पी ए निकाल लूं, पीबी निकाल लूं, तो उससे पी ए प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू निकाल लूंगा। सर या फिर ए बी डैश डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना? यस, एग्जैक्टली। तो देखो, पी ए प्लस पीबी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पी ए और पीबी को हम लोग पीबी डैश लिख सकते हैं। तो अच्छा, पी ए प्लस पीबी डैश मतलब ये क्या हो गया? ए बी डैश। तो जो ए बी डैश का लेंथ होगा, जो हमारा ए बी डैश का लेंथ होगा, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पीबी। जो ए बी डैश का लेंथ होगा वो क्या होगा? हमारा पी ए प्लस पीबी का मिनिमम वैल्यू होगा। समझ में आई बात? तो जैसे कोई छोटा सा क्वेश्चन करें कि ए जो है वो है 1,2 और बी जो है वो है 3,5। A 1,2, B 3,5. P is a point on x-axis such that PA plus PB is minimum. Such that PA plus PB is minimum. Then find, पहला पार्ट है P और सेकंड पार्ट है PA plus PB की मिनिमम वैल्यू। चलो ये क्वेश्चन करो।
देखो जैसे इसमें इक्वेशन फॉर मिरर मतलब बी डैश का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है, एक्स एक्सिस के अबाउट को रिफ्लेक्ट कराना है ना। हाँ तो सही है, अच्छी बात, गुड। E3 कॉमा -5 और स्क्वायर रूट ऑफ 53। अच्छा हाँ, नहीं पी का कोऑर्डिनेट तुम कुछ गलत निकाल रहे हो, पी का सर कोऑर्डिनेट तो पी का एक्स नहीं सर, वो एक्सिस पे। पी का कोऑर्डिनेट सर बी डैश का कोऑर्डिनेट बोल रहा है सर, वो 3 का -5 बी डैश होगा। हाँ हाँ वही सर तो, सॉरी, मैंने गलत मतलब डाल दिया। पी कॉमा -5 तो बी डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पे आएगा ना। हाँ सर। फिर वो सर रूट 53 है, ठीक है, ये 53। हाँ हाँ, डिस्टेंस रूट 53 है, सेकेंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में तुमको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। चलो तो जैसे मान लो ये a is 1,2 एंड b is 3,5। ठीक है, तो बताओ b डैश क्या होता है अपना, 3,-5। तो इसको जब मैं ज्वाइन करता तो यही हमारा p होता। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ए बी डैश का इक्वेशन लिखना है। इसका स्लोप जो है वो 7/-2, उसका इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगा। ये -7/2 है तो 2y + 7x -7/2। 1,2 डाला अगर तो 4 + 7, 4 + 7 कितना होता है 11। अब p के लिए फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 11/7 आ गई। तो p इज 11/7, 0। ठीक है, ये तुम्हारा p की वैल्यू आ गई। अच्छा, pa + pb की मिनिमम वैल्यू, that will be what, that will be pa मतलब that will be the value of ab dash। और ab dash हम लोग तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, √2² + 7², √2² + 7² मतलब जो कि हो गया √53 अपना आंसर। नहीं देखो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को कभी नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं पूछेगा मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम लॉजिकली सोचो, अगर मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन फाइंड करने को पूछता, जैसे मान लो मैं ए यहाँ पे लेता, बी यहाँ पे लेता, पी ए प्लस पी बी मैक्सिमम का क्या होता। जैसे मान लो मैं पी एकदम इनफाइनाइट पे ले लेता तो पी ए भी बहुत बड़ा होता और पी बी भी बहुत बड़ा होता। समझ में आ रही बात। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट जा रही होती, तो पूछी क्या जाती है, जो चीज फाइनाइट निकल के आए वो चीज पूछी जाती है। ठीक है, ओके चलो। तो मैक्सिमम वैल्यू इन जनरल ऐसे वाले क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी। अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो ये लाइन है और ए और बी ऑपोजिट साइड है। क्या है, ए और बी ऑपोजिट साइड है।
or P is a point on line L such that PA plus PB is minimum, such that PA plus PB is minimum. ठीक है, तो बताओ P क्या है, कैसे आएगा? सर ए बी का लाइन और उसका इंटरसेक्शन। हाँ सर। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, ए बी को डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे, एल के साथ इक्वेट कर देंगे तो। हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट P है जो L के साथ इंटरसेक्शन आएगा, उस केस में PA प्लस PB जो है वो मिनिमम आ जाएगा। अगर और कहीं P ले लेता मैं, मान लो यहाँ पे P ले लेता, तो फिर उस केस में PA प्लस PB जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता। समझ में आ रही बात ट्रायंगल इनइक्वालिटी से? तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? इसके लिए प्रोसीजर होगा फाइंड इक्वेशन ऑफ AB एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ AB एंड उसके बाद क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB with L gives point P. Gives point P. ठीक है, समझा सबने? अब देखो, अगर जैसे मान लो मेरे को ऐसा क्वेश्चन देना हो जिसमें मेरे को तुमसे वो भी चेक करवाना हो, क्या कहते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि A एक पॉइंट है 1,2 और B एक पॉइंट है 3,6। ठीक है, A एक पॉइंट है 1,2, B एक पॉइंट है 3,6। P is a point on the line y is equal to x. Then find minimum value of PA plus PB. Then find minimum value of what? PA plus PB.
अच्छा, जैसे देखो दो तीन रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स याद रखो तो हमेशा यूजफुल रहेगी चीजें। एक तो जैसे मान लो अबाउट एक्स एक्सिस, जैसे मान लो कोई पॉइंट पी है अल्फा कॉमा बीटा, उसका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस जो है वो क्या होगा, अल्फा कॉमा माइनस बीटा। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस अगर है, जैसे मान लो कोई पॉइंट पी है अल्फा कॉमा बीटा, उसका इमेज क्या होगा, माइनस अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है। तीसरी बात याद रखो, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर कोई पॉइंट P है से अल्फा कॉमा बीटा, तो उसका रिफ्लेक्शन अबाउट द, ये लोग इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, बीटा कॉमा अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई। सो अच्छा, और अगर कोई जनरल है, जनरल वाली चीज है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सर वो लाइन को मिड पॉइंट रीड करके। नहीं उसका एक फॉर्मूला बताया था ना कि जैसे मान लो इसका इमेज लिखना है पी डैश, जिसको मान लो से मैंने एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बताया, एक्स नॉट माइनस अल्फा होल अपॉन, जैसे मान लो इस लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स नॉट माइनस अल्फा होल अपॉन ए, वाई नॉट माइनस बीटा होल अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, फिर इसका कोऑर्डिनेट इसमें डाल देते थे, हाँ सर। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी होल अपॉन ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस। प्लस बी। ठीक है, तो इसको जब तुम इससे इक्वेट करोगे और इससे जब इक्वेट करोगे तो उससे एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी और वो पी डैश दे देगा तुमको। ठीक है, उससे हम लोग को पी डैश पता चल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग को कब यूज करना चाहिए, जब लाइन कोई सच कोई स्टैंडर्ड टाइप की ना हो, मतलब अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन हो तो फिर तो हमको कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ लाइन हो तो हम लोग को फिर इस फॉर्मूले के बेसिस पे इमेज निकालनी पड़ेगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में जो लाइन थी वो कौन सी थी, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन थी ना। तो अब सबसे पहली बात कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो पॉइंट्स हैं वो y इज इक्वल टू एक्स के सेम साइड लाई कर रहे हैं कि अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। तो देखो उसके लिए भी एक चीज पढ़ाई थी, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो जैसे 1,2 और 3,6 है, तो 1,2 इस लाइन को क्या कर रहा होता, पॉजिटिव कर रहा होता, और 3,6 भी क्या कर रहा होता, पॉजिटिव कर रहा होता। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि दोनों जो है सेम साइड पे लाइक कर रहे हैं। तो 1,2 और 3,6 से ऐसे हो गए, तो ये से ए हो गया, ये बी हो गया। अब हम लोग को बी डैश निकालना है, तो बी डैश क्या होता, बी डैश जो है इसका इमेज होता, इसका इमेज कैसे निकालेंगे, इंटरचेंज करके 6,3। तो पी ए प्लस पीबी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यही वाली होगी। तो पी ए प्लस पीबी मिनिमम विल बी ए बी डैश, एंड ए बी डैश क्या हो जाएगा बताओ, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, विच
which is √26, जो कि क्या है, √26 है। हाँ, a डैश भी ले सकते हैं विश्वजीत, मतलब a का इमेज लेके ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो भी वही आता, a डैश भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मिनिमाइजेशन। अच्छा, अब बात आती है मैक्सिमाइजेशन की। इसकी बात आती है मैक्सिमाइजेशन की। तो मैक्सिमाइजेशन में क्या है कि जैसे मिनिमाइजेशन किसका होता था, पीए प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू निकाली जाती थी। मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा कि पीए माइनस पीबी, इसका जो मॉड होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाएगी, डिफरेंस। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग को ये पता है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, जैसे अगर कोई ट्राइंगल है, पी ए बी एक ट्राइंगल है, तो उसके लिए हम लोग को एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी पता है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। और वो कब पॉसिबल होगा वो देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो अब मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया और वो आगे जाके से लाइन को पी पे इंटरसेक्ट किया। मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, वो आगे जाके पी पे लाइन को इंटरसेक्ट किए पॉइंट पी पे। तो क्या यहाँ पे वो वाली कंडीशन फॉलो हो रही है क्या कि मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी जो है वो ए बी के बराबर हो? हाँ सर। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, समझ में आ गया? तो दोनों पॉइंट्स को एक ही साइड पे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, उसका इक्वेशन लिखना है और उसको लाइन एल से सॉल्व कर देना है, तो उससे पॉइंट पी आ जाएगा। सर बट ये केस तभी पॉसिबल है ना जब दोनों पॉइंट्स एक ही साइड हाँ पे। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन है कि फाइंड, एक लाइन है, कौन सी लाइन है, मतलब एक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ए एक पॉइंट है 4,2 और बी एक पॉइंट है 2,4। ठीक है, then find point P on the line such that mod of PA minus PB is maximum. Mod of PA minus ये PB मैक्सिमाइजेशन जो है वो बस पीए माइनस पीबी का ही है और कुछ नहीं। हाँ, PA माइनस PB का मैक्सिमाइजेशन होता है और PA प्लस PB का मिनिमाइजेशन होता है।
Yes, good. -22, 28. वेदांत सही है. So what we are supposed to do? AB का इक्वेशन लिख लेंगे. अच्छा, AB का इक्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन बेसिस पे लिख सकते हैं क्या? पैटर्न को ऑब्जर्व करके. बोलो, इन दोनों का सम कितना है? 6 है. और इन दोनों का भी सम 6 है. मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि AB का इक्वेशन जो होता वो x + y = 6 होता. ठीक है. अच्छा, AB का इक्वेशन ये है और L का इक्वेशन ये है. 3x + 2y = -10. अब इसको सॉल्व कर लिया. जैसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -x = 22. मतलब x = -22. तो y की वैल्यू फिर 28 आ जाएगी. तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -22, 28. ठीक है. अच्छा, इसी का अगर मेरे को सेकंड पार्ट लिखना हो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि फाइंड P such that mod of PA minus PB is minimum. Find point P such that mod of PA minus PB is minimum. और P वाला जो पॉइंट है lies on L. ये तो अंडरस्टूड है. lies on L. सर तो दोनों से इक्विडिस्टेंट पॉइंट देख लेंगे. हम्म. तो PA = PB कर देंगे. तो PA = PB, उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए बताओ? जैसे ये लाइन है, ये से पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. तो मैंने क्या किया कि AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो लिया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे खास बात क्या होती है, याद है ना? कि उसके ऊपर सारे कोई भी पॉइंट्स पॉइंट लो, वो इससे इक्विडिस्टेंट होते हैं. और P वाला पॉइंट जो है वो L पे लाइक करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, P वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो उससे मेरा ये भी इंश्योर हो जाएगा कि PA
इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, मतलब उनका जो मॉड है वो मिनिमम हो जाएगा पी ए माइनस पी बी वाला, और पी वाला पॉइंट एल पे भी लाई कर जाएगा. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, we need to write the equation of perpendicular bisector of AB and solve with the line L to get point P. To get what? Point P. समझ में आई बात? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होता वो y इज इक्वल टू x हो जाता, आई थिंक. देखो ये 2,4 है, ये 4,2 है. तो इस लाइन का इक्वेशन बताओ क्या होता? इस लाइन का स्लोप जो है वो -1 होता. सॉरी, इस लाइन का स्लोप -1 होता, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाता? +1 हो जाता. और ये जो मिड पॉइंट होता वो क्या होता? 3,3. इट मीन्स कि इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या जाता? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3, मतलब y इज इक्वल टू x आ गया. किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन. अब इसको लाइन एल से तुमको सॉल्व करना है. लाइन एल वॉज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -10. तो जैसे y की जगह x लिख दिया, तो x की जगह x की वैल्यू -2 भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी -2 आ जाएगी. इट मीन्स p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2, -2 इस केस में. ठीक है, इतना समझ में आया? इतना क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. अब क्या है कि तुम लोग जो है अपनी जो बुकलेट है, अभी एक टॉपिक मेरा बाकी है, उसका नाम क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस. ठीक है, वो कराना बाकी है. बाकी मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो एक अलग चैप्टर ही है, वो तो कराएंगे ही. बुकलेट के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आपको. सर वो बस लोकस वाले में इश्यू आ रहे हैं. हाँ, तो मैं जो है कल डाउट सेशन रखूंगा. कल भी मेरा क्लास है ना, तो कल उसमें डाउट्स डिस्कस करेंगे कल के क्लास में हम लोग. तो हमारा टारगेट है कि कल जो है जेई लेवल के डाउट्स डिस्कस करेंगे, जेई लेवल एक्सरसाइज के. सर लेवल 2 या 1? वी विल स्टार्ट विथ लेवल 1. ठीक है, और लेवल 1 अगर उस टाइम स्पेकुलेटेड टाइम में खत्म हो जाता है, देन वी विल मूव टू लेवल 2. नहीं तो लेवल 1 तक ही, मतलब लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक जा सकेंगे वहां तक करेंगे. फाइन. सो प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, मतलब जेई लेवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो. सारे क्वेश्चंस एज अ होमवर्क है. हाँ, होमवर्क जो है तुमको ग्रुप पे सेंड करना है. होमवर्क जो है तुमको ग्रुप पे सेंड करना है बाय टुनाइट. उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी टिक करा के रखे ही थे. ठीक है, तो आई होप वो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने. और बाकी का होमवर्क जो है ग्रुप पे सेंड कर देना. सर वो एक्चुअली जो पहले क्वेश्चंस किए थे वो कहीं और है, तो वो मतलब वो कैसे भी. उसके लिए तुमको कुछ नहीं करना, उसका अलग से फोटो डाल देना. मतलब जो तुम पीडीएफ क्रिएट करोगे ना, मतलब तुम्हारे पास रिकॉर्ड तो होगा ना उसका,
तो जो हाँ पीडीएफ सर। क्रिएट करोगे उसमें वो वाले क्वेश्चंस पहले उसकी फोटो खींच लेना, फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसकी फोटो खींच लेना करके, ठीक है। ठीक है, तुमने रफ में क्वेश्चंस किए हैं तो रफ की फोटो भेज देना विश्वजीत, ठीक है, जैसा भी किए होंगे। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। हाँ, आज का लेक्चर ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक फैमिली ऑफ लाइन्स है, तो उसमें एक क्लास लग जाएगा हम लोग को। तो नोट्स में अभी भेज देता हूँ ये वाला ग्रुप पे तुम लोग पे। चलो, गुड बाय। बस।